हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 11th क्लास की रेनबो बुक में जो पोम है, जो बिहार बोर्ड में दिया गया है, 3 years सी ग्रीव, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एक इंटरेस्टिंग पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम को लिया गया है उनकी जो लूसी कलेक्शन ऑफ पोएम है। लूसी जो एक इमेजिनेशन डॉटर के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम में अपने डॉटर के लिए ये लूसी पोएम 2 4 5 कलेक्शन जो पोएम का है, उसी पोएम में से इस पोएम को लिया गया है। तो आज के हम लोग वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सब पोएम को लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा समझते हैं। कहीं जाना नहीं है, अच्छे से समझना है। तो बच्चों, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की बारे में अगर विशेष और भी कुछ जानना है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था, 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 को हुआ था। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति थे जो एक ही जिस महीने में इनका जन्म हुआ उसी महीने में इनका मृत्यु भी हो गया। इनकी जो जन्म होती है वो कम्बरलैंड में होती है, जो इंग्लैंड में है। ठीक है, और वो लेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट भी कहा जाता है। इन्हें फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट किया था। रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट करने का अगर श्रेय जाता है तो विलियम वर्ड्सवर्थ का को जाता है। ये रोमांटिक का मतलब क्या होता है? रोमांटिक नेचर से लव, जो प्रकृति से प्रेम करता है उसको सिंबलाइज किया गया है रोमांटिक। ठीक है, रोमांस ये हमेशा जो हमारे समाज में ट्रेडिशनल परंपरा चलते आ रही है, रूढ़िवादी जो परंपरा है वो चलती आ रही है, उसके विरोधी थे। वो हमेशा विरोध करते थे। जो कविताओं में आर्टिफिशियल बनावटी जो भाषा होती थी, लैंग्वेज होती थी, उसके भी विरोधी थे, है ना। ये हमेशा नेचुरल लैंग्वेज को प्रेफर किए, फेवर किए। इन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स लिखा था 1798 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, लिरिकल बैलेट्स कब लिखी गई थी? तो 1798 में 98 में ये लिरिकल बैलेट्स एस.टी. कॉलरिज के साथ लिखा था। इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट किया, मैंने अभी बताया। ठीक है, रोमांटिक मूवमेंट का मतलब लव टू नेचर। 1805 की अगर हम बात करें, 1805 में वर्ड्सवर्थ ने एक मास्टरपीस जो कह सकते हैं इन्होंने पब्लिश किया, जो एक इनके इतिहास में सबसे लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम था प्रील्यूड। इन्होंने अपनी पूरी बायोग्राफी को लिखा है खुद से, इसीलिए ऑटोबायोग्राफी कहा गया। जो भी आप राइटिंग करते हैं अपने बारे में, आप खुद से लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, बायोग्राफिकल मतलब अपने बारे में। तो उसको द प्रील्यूड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द प्रील्यूड। ठीक है, ही बिकेम द पोएट लॉरेट इन 1843। इन्हें पोएट लॉरेट भी बनाया जाता है 1843 में, याद रखेंगे। और आज के जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है 3 years सी ग्रीव, विच है ना, सेलिब्रेट सीरीज ऑफ द लूसी पोएम। तो ये कहाँ से लिया गया है? लूसी सीरीज की पोएम से लिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी जान लेते हैं पोएम के बारे में। इसको लिखा कब गया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको 1798 में लिखा गया है।
पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स में किया गया है। 40 लाइन्स का ये पोएम है। 7 सेस्टेट में यानी 60 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 6 स्टेंजा में, सॉरी 6 स्टेंजा। ठीक है, और एक स्टेंजा में 7 लाइन्स है, तो टोटल कितने लाइन्स हो गए? 42 लाइन्स। तो टोटल इस पोएम में 42 लाइन्स है। ठीक है, सेस्टेट कहते हैं 6 लाइन को। सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ए ए बी सी सी बी। पोएम पढ़ते समय हम देख लेंगे। अगर हम बात करें आगे तो लूसी सीरीज में कितने पोएम लिखा गया था? 5 पोएम लिखा गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना। इसमें नेचर को मदर बोला गया, नर्चर बोला गया, टीचर बोला गया। एक नेचर जो होती है, जो बोलती है कि इस बच्चे को मैं पालूंगा, अपने तरीके से पालूंगा, ये सारे भीड़ भाड़ ट्रैफिक से दूर रखूंगा। एक नेचर है ना, बोलती है केयरिंग मैं करूंगा। लूसी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है पोएम को, लेकिन उनकी रियल नेम था कैथरीन, जिनकी मृत्यु हो जाती है 3 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं लाइन स्टेंजा बाय स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। पहला, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर। ये जो लाइन है ये आपका नेचर कह रहा है कि 3 साल तक वो, मतलब 3 साल की एज तक जब वो बड़ी होती है, कहाँ? सूर्य की रोशनी में, बारिश के पानी में, सावर बारिश के पानी में। ठीक है, मतलब इस तरह से पली बड़ी और बड़ी हुई 3 सालों तक। देन नेचर फिर आगे कहता है नेचर, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। सॉरी, एक ऐसे फ्लावर जो इस धरती पर इससे पहले कभी भी नहीं खिला हो। तो नेचर ने यहाँ पर उस बच्ची के बारे में बताया है जिसको इस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो जिसे नेचर ने, या वो बढ़ी हुई 3 साल तक सन में और सावर में। द चाइल्ड आई, अब इस चाइल्ड को मैं लूँगा। आई टू माई सेल्फ विल टेक, मैं अब इसे लूँगा। नेचर कहता है सी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, है ना, और मैं उसे अपने तरीके से पालूँगा। लेडी ऑफ माई ओन, मैं एक उसे सब लेडी बनाऊँगा, है ना, एक जिसमें बहुत सारे अच्छे बिहेवियर होंगे, व्यवहार होगा। उस तरीके से नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे के स्टेंजा में पोएट कहता है माई सेल्फ आई विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। अब ये नेचर बोलता है कि मैं इसे ले लूँगा, मैं इसे पालूँगा। कैसे? डार्लिंग बी की तरह। डार्लिंग बी का मतलब होता है कि एक ऐसा पालूँगा जिसमें लॉ भी हो और इम्पल्स भी हो। लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कुछ ना करे, मतलब अच्छे से सोचे, अच्छे से समझे और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे। इम्पल्स का मतलब होता है कि अगर आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहा है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, उसको करना है, मतलब आपको आगे बढ़ना है। तो लॉ और इम्पल्स की तरह मैं उसे पालूंगा, दोनों इंक्लूड करूंगा उसके अंदर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नेचर ये कहना चाह रहा है कि मैं उसे एक बैलेंस की तरह पालूंगा, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ना किसी चीज़ की ज़्यादा हो, ना किसी चीज़ की कमी हो, ना दुख ना खुशी, दोनों बैलेंस करके, ना एक्साइटमेंट ना नर्वसनेस, ये सभी चीज़ें बैलेंस करके वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। मैं वैसा उसे बनाऊंगा, ये नेचर बोल रहा है। आगे देखते हैं। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर। यह नेचर कहता है। नेचर का तो मतलब ही होता है रॉक, प्लेन, अर्थ, हेवन, प्लांट, रिवर। तो यहाँ पर
कहते हैं नेचर कि ये लड़की जो है, जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस पहाड़ों में, इस प्लेन में, इस पृथ्वी में, इस स्वर्ग में, इस ग्लेड में और इस बावर में सब जगह वो खेलेगी, सब जगह उसे प्यार मिलेगा, सब जगह का एक्सपीरियंस करेगी और सब जगह की चीज़ों को उसमें इंक्लूड मैं करूँगा। मैं उसे किसी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं करूँगा, नेचर के बारे में बताऊँगा। ये पूरा मतलब एक नेचर में ही नेचर को समझेगी, नेचर को समझकर आगे बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पर पोएट कह रहे हैं। पोएट आगे कहते हैं सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रिस्ट्रेन। कहते हैं कि वो मतलब ऐसा फील करेगी कि उसे कोई ऐसा पावर है जो उसे देख रहा है, जो उसे कंट्रोल कर रहा है, जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो कभी टू किंडल और रिस्ट्रेन, कभी वो किंडल करेगी, कभी रिस्ट्रेन करेगी, है ना। कब उसे किंडल करना है, कब उसे रिस्ट्रेन करना है, यानी कब उसे पैशनेट करना है और कब उसे अपने आप पर कंट्रोल करना है। ये सभी चीज़ें मैं उसके अंदर में दूंगा, वो सिखाऊंगा ताकि वो सीख कर आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पोएट कहते हैं सी शैल बी स्पॉटिव, सी शैल बी स्पॉटिव एज द फॉन। बच्चों यहाँ पर फॉन हिरन के बच्चा को कहा गया है, स्पॉटिव कहा गया है। जैसे कि हिरन का बच्चा उछलता है, कूदता है, उसी तरीके से ये भी एक फॉन की तरह होगी जो उछलेगी, कूदेगी, खेलेगी, मस्ती करेगी। ठीक है, यहाँ पर पोएट यहाँ पर सिंबलाइज किए हैं बच्ची को फॉन से। ठीक है, डेट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन। यहाँ पर बोलते हैं कि मतलब एक स्पॉटिव फॉन की तरह होगी और वो लॉन में खुशी के मारे वो इधर उधर भागता हो। अक्रॉस द लॉन, अक्रॉस द लॉन मतलब भागना, ग्ली का मतलब होता है हैप्पी, है ना। तो यहाँ वहाँ लॉन में खुशी से खेलता हो, भागता हो, इधर उधर घूमता हो। और अप द माउंटेन स्प्रिंग, और माउंटेन पहाड़ों में भी, स्प्रिंग्स में भी, झरनों में भी वो भागते हो, इधर उधर खेल, खुशी के मारे खेल रहा है, भाग रहा हो। इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नेचर आगे की लाइन में कह रही है एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, इनसेंसेट थिंग्स। कहते हैं कि वो एक चुलबुली होगी, खेलते कूदते जब खेलेगी, कूदेगी, हंसेगी, तो एक उसका जो खेलना, कूदना, चुलबुली होना लोगों को एक बाम की तरह, एक रिलीफ की तरह काम करेगा, ब्रीदिंग बाम की तरह काम करेगा। एंड हर्स द साइलेंस, और जब वो चुप होगी और वो जब काम होगी, वो चुप भी होगी, काम भी होगी, चुलबुली भी होगी, और म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, जब चुप होगी या फिर काम होगी तो ऐसा मानो प्रतीत होगी जैसे इनसेंसेट थिंग्स हो, जैसे निर्जीव वस्तु हो। निर्जीव, इनसेंसेट का मतलब होता है निर्जीव। क्लियर है यहाँ तक। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सेल लैंड। वो कहते हैं आगे कि जो फ्लोटिंग क्लाउड्स है देयर स्टेट सेल लैंड, मतलब वो जो इधर उधर विचरण करते हुए जो क्लाउड्स है, बादल है, वो उसे उधार देंगी। ओके, उधार देंगे, लेंड का मतलब होता है उधार। ओके, टू हर, उसके लिए, फॉर हर द विलो बेंड। विलो एक टाइप का प्लांट को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, प्लांट जो है किसके लिए, लूसी के लिए झुक जाएंगी, है ना। बादल जो है फ्लोटिंग क्लाउड से उससे उधार देंगी। इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आगे जो नेचर है वो बोल रही है नॉट सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म। ऐसा नहीं है कि जो तूफ़ान है, तकलीफ़ें हैं, जो नेचर की जो तूफ़ान होते हैं उसको सह नहीं पाएगी, वो सहेगी, वो बहुत काफ़ी हार्ड स्ट्रांग बनेगी। ग्रेस डेट सेल मोल्ड। ओके, मोल्ड मतलब उसकी जो बॉडी है, मोल्ड का मतलब ढालना, ऐसे सभी चीज़ को सहने के लिए अपने बॉडी को ढाल लेगी। मोल्ड द मेडेंस फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। और ये जो है उसकी जो सभी चीज़ें सहने की जो शक्ति है उसके अंदर जो आएगी वो एक सिंपैथी, साइलेंट सिंपैथी होगी। इस तरह से मदर नेचर कहती है। आगे के स्टेंजा में जब पोएट कहते हैं, नेचर पोएट,
द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, द स्टार्स जो आधी रात के जो तारे होते हैं, आधी रात के जो तारे होते हैं, शैल बी डियर, वो प्यारे होते हैं, टू हर एंड शैल लीन हर ईयर इन मेनी सीक्रेट प्लेसेस। और जो उसकी कान है, जो जो वो रात में जो तारे होते हैं ना, वो कितने प्यारे होते हैं, तो उसको भी, वो भी एक तारे बनकर सबके लिए प्यारा होगी, सबको मतलब प्यार करेगी और सबका प्यारा होगी, वो डियर होगी, ठीक है। और वो अपने कानों से उन सारे सीक्रेट प्लेस को सुन सकेगी जो मतलब एक साधारण इंसान, एक नॉर्मल इंसान नहीं सुन पाता है, तो मतलब उन सारे सीक्रेट प्लेस को सुन सकेगी। Where rivulet dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। यहाँ पर बोलते हैं जहाँ रेवुलेट, रेवुलेट का मतलब होता है रिवर। रिवर जो होती है, जब वो डांस करते हुए बहेगी अपने रास्ते में, जब बहती हुई आगे बढ़ेगी, एंड ब्यूटी बॉर्न मर्मरिंग साउंड, जब नदियाँ से जब बहेगी तो उसमें से जो मरमरिंग साउंड निकलेगी, जो इसकी ब्यूटी होगी, वो लूसी के फेस पर दिखेगी, वो लूसी के फेस पर दिखेगी, उस खूबसूरत साउंड, वो खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों आगे के स्टेंजा में कहते हैं मदर, जो आपका ये नेचर मदर है, मदर नेचर, वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रेयर हर फॉर्म ऑफ स्टेटली हाइट। तो मैं उसे एक फीलिंग्स दूंगा, एक मतलब वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स दूंगा जो वो संभाल के रखेगी। और ये जो इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स है, रेयर हर फॉर्म स्टेटली हाइट, जो उसे पालेगी, जो उसे केयर करेगी, ठीक है। जो मैं फीलिंग्स दूंगा वो उसे स्टेटली हाइट उसे पालेगी तब तक जब तक वो बड़ी नहीं हो जा रही है। हर वर्जिन्स बॉशम स्वेल, जब तक कि उसका जो छाती है उसका स्वेल मतलब बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक उसे, है ना, एक वुमेन जब तक नहीं बन जाती तब तक ये मेरी दिया हुआ फीलिंग्स उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसे पालेगी। सच थॉट टू लूसी आई विल गिव while she and I together live here in this happy dale। डेल का मतलब होता है घाटी। मैं कुछ और ऐसे थॉट लूसी को दूंगी जो मुझे और उसे, सी एंड आई, उसे और मुझे दोनों एक दूसरे को केयर करेंगे। और मैं उसे कुछ ऐसे थॉट दूंगी और हम दोनों यहाँ पर बैठकर ये सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मतलब इस हैप्पी डेल में, इस हैप्पी घाटी में, इस खुशी वाला घाटी में बैठकर ये सभी चीज़ें साथ में बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और मैं उसे केयरिंग करने का, प्रोटेक्ट करने का बहुत सारे चीज़ें उसे समझा रहा हूँ, दे रहा हूँ, मतलब इस तरह से मदर नेचर कहती है। मदर नेचर आगे कहती है कि दस नेचर स्पेक द वर्क्स वॉज डन। अब यहाँ पर मेरी काम ख़त्म हो चुके हैं, मैंने उसे सब कुछ दिया है, तब तक जब तक उसे एक ज़रूरत था, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक लव की ज़रूरत है, अफेक्शन की ज़रूरत थी। अब लूसी बड़ी हो चुकी है और ये मतलब इतना जल्दी हुआ, हाउ सुन माई लूसी रेस वॉज रन। और इतना जल्दी हुआ लूसी का, मतलब जो टाइम इतनी जल्दी से बीत गया कि मुझे ये पता तक नहीं चला लूसी एक छोटी बच्ची कैसे एक वुमेन बन गई, ये चीज़ें मुझे मालूम तक ही नहीं चला। अब आगे कहते हैं पोएट कि लूसी का जो रेस था वो ख़त्म हो चुका। इसका मतलब ये है कि वो सी डाइड, वो मर चुकी है, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर ये लाइन जो है, दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, ये नेचर नहीं कह रहे हैं, ये पोएट कह रहे हैं कि अपने पीछे जब वो तो मर चुकी है, वो चली गई छोड़कर मुझे, और अपने साथ यहाँ पर इस शांत माहौल, काम और एक मतलब एक एहसास को छोड़कर चली गई, एक मिसिंग पॉइंट को छोड़कर चली गई है ना, अपने साथ। जब भी कोई बच्चा दोस्तों आंगन में खेलता है और वो जब शांत हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का मतलब एक डरावना सीन होता है, एक मिसिंग टाइम होता है, मोमेंट होता है। तो वहीं पर यहाँ पर पोएट कह रहे हैं
अपने एहसास को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बच्ची का डेथ हो चुका है 3 साल में और उसी पर ये पोएम लिखा गया है। आगे का लास्ट लाइन बोलते हैं, द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन। और अपने साथ, हैज़ बीन का मतलब पास्ट, अपने साथ जो पीछे की जो यादें हैं वो छोड़ कर चली गई। एंड नेवर मोर विल बी, अब वो वापस नहीं आएगी। और वो नेचर ने ही उन्हें उसे पाला और नेचर में ही जाके वो मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये पोएम आपका ख़त्म हो रहा है बच्चों। फाइनली हम लोगों ने देखा ये पोएम को अच्छे तरीके से, उसका मतलब समझा, इसकी राइमिंग स्कीम को हम लोगों ने देखा। आप देखेंगे तो राइम स्कीम ए बी सी बी, इस तरीके से राइम स्कीम है। तो आप ये पोएम कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस लर्निंग करते रहें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों, बच्चों, सब कुछ।